सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट करता हूँ। शेयर स्क्रीन, ये वाला शेयर। अब मुझे पहले कोई बता दो कि ये जो स्क्रीन है, जो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, वो आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो ये लास्ट प्रोग्राम है जो हमने लिखा था। तो इसमें कोई मैसेज मैंने जो बीच में लिखा था, सी आउट स्टेटमेंट, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। सी आउट दिस is our first C++ program. Alt F2, Alt F9 compile, Control F9। हाँ जी, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था ये प्रोग्राम। हमने देखा था कि इन ऑर्डर टू डिस्प्ले वन और मोर देन वन मैसेजेस, हमें क्या करना है। सी प्लस प्लस का जो सिंपल सा प्रोग्राम है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सिंपली आप इतना याद रखोगे आज कि हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं टॉप पे। उसके बाद जो मेन फंक्शन है उसको इंक्लूड करते हैं, वहाँ से मतलब स्टार्ट कर देते हैं हम। वाइड रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को, एम्प्टी डेटा टाइप को। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लिखा है स्क्रीन के कंटेंट्स क्लियर करने के लिए, और सी आउट मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, गेट सेज स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमने 2 बार लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, दैट मीन्स डबल स्लैश हमने डाला है। इसको बोलते हैं कमेंट, जो हम डालते हैं अपनी प्रोग्राम में, सिंगल लाइन कमेंट। और यहाँ पे भी हमने इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद फिर से हमने सिंगल लाइन कमेंट डाला है। तो ये हमने ऑलरेडी इतना कवर किया है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि वेरिएबल, जो हमने पढ़ा कि वेरिएबल होता क्या है, या वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, या वेरिएबल को हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, वो पोर्शन हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। हम क्लियर स्क्रीन से पहले उसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, इसके बाद भी कर सकते हैं, तो वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक वेरिएबल x हो। यहाँ नीचे में लिखूंगा x एक वेरिएबल है, और उस x के अंदर मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10। तो ये मैं चाहता हूं कि ये जो x है, x के अंदर मुझे एक वैल्यू डालना है 10। ये मुझे इसके अंदर डेटा आइटम एक स्टोर करना है। तो अब मैंने इसके अंदर 10 डाला, तो मैं देखूंगा कि ये मेरा प्रोग्राम जो है ये अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। हम इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल x। क्योंकि ये 10 जो है ये कहाँ पे स्टोर इसको करना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसको स्टोर करने के लिए हम करते क्या है, हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 10, x इज असाइन्ड वैल्यू 10। लेकिन हमें ये नहीं देखा कि ये x जो है कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ये एक वेरिएबल है, इसलिए इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले जो मैंने ऑलरेडी आपको सिंटेक्स दिखाया है, हम डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल डेटा टाइप एक इंट, इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे x, हमने वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखा है। इसके बाद हमने सेमीकोलन डाला। तो ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा इंट x। सो इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा, इससे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम x है। इंट जो लिखा है हमने स्टार्ट में, इसका मतलब है ये x जो है इसको यूज किस लिए किया जाएगा, इंटीजर को स्टोर करने के लिए। और इसको मेमोरी कितनी एलोकेट हो जाएगी, इंट को जो मेमोरी एलोकेट हो जाती है वो 2 बाइट्स है। तो इसको जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी वो 2 बाइट्स हो जाएगी। तो 2 बाइट्स में जो भी इंटीजर एडजस्ट हो जाएगा वो हम इस x में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Alt F9, यहाँ पे सिर्फ एक वार्निंग है, एरर नहीं है। x इज असाइन्ड वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो ये सिंपल सी एक वार्निंग है कि x को आपने यहाँ पे तो डाला,
जियाद मेरी आवाज आ रही है? बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही है आवाज? सर। आवाज आ रही है मेरी कंटिन्यूअसली? यस सर। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ इसको, एक सेकंड में मैं इस चीज को, एक सेकंड। तो अब आवाज नहीं आ रही है? हाँ एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड रुको आप। ओके सर। हाँ क्योंकि ये स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा था, अब स्क्रीन आ रही है मेरी? मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है अब? जियाद स्क्रीन दिख रही यस है मेरी सर। लैपटॉप? हाँ हाँ, यस सर। यस सर। ये बीच में रुक गया था, स्टेबल नहीं है इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक सेकंड में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो वेरिएबल है इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल एक को हमने क्रिएट किया, हम और वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको भी वैल्यू नहीं दूंगा अब, क्योंकि अभी हमने यूज नहीं किया। हम यहाँ पे देखेंगे और वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है। मैं और एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पे। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा मैं कैर नेम फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल का नेम नेम बोलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे एड्रेस फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो एड्रेस में इतना नहीं आएगा, चॉइस हम लिख लेते हैं, चॉइस फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मैंने और एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने चॉइस रखा। तो उसका डेटा टाइप जो है वो है कैर। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या कितना स्टोर होता है, जब हम कैर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप रख देते हैं तो उसके लिए एलोकेट जो मेमोरी हो जाती है दैट इज 1 बाइट। तो हम इसमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कंपाइल करेंगे Alt F9, हम देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया है, तो ये करेक्ट है। तो इसी तरह से हम फ्लोट या डबल को यूज कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज कौन से आ जाएंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन हमारा था दैट वाज व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट आर डिफरेंट रूल्स फॉर क्रिएटिंग ए वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रूल्स जो है वो सारे फॉलो हो रहे हैं या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये फर्स्ट रूल है कि हम वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त उसका जब नाम देंगे, हम इसको यूज करते हैं अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स को यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। हम वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इस तरह लिखते हैं रोल नंबर। दैट मीन्स हमने सिर्फ अल्फाबेट्स यूज किए, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस तरह से कोई वेरिएबल हो सकता है। इसको हम कंपाइल करके देखेंगे, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 12th रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल, 12th रोल नंबर। अब देखेंगे कि ये कंपाइल होगा कि नहीं, इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, नहीं पहले कंपाइल करेंगे Alt F9। इसमें एरर आ रहा है, क्यों? डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो ये देखने से ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, लेकिन हमें एरर आ रहा है। और कहाँ पे एरर आ रहा है? वहीं पे आ रहा है जहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रखा था। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एरर क्यों आ गया। मैं इस 12th को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और 12th को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं। अब देखिए कोई एरर नहीं आया। तो ये एक रूल है हमें कि हम जब भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे उसके स्टार्ट में कभी भी डिजिट नहीं आना चाहिए। अगर हम डिजिट को, जैसे हमने 12 को रखा था स्टार्ट में, दैट मीन स्टार्टिंग जो कैरेक्टर था दैट वाज 1। तो हमने जब हम स्टार्ट करेंगे इसको किसी डिजिट से, तब हमें एरर आएगा। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। तो ये एक रूल है। इसके बाद अगर हम रोल नंबर को इस तरह नहीं रखना चाहेंगे, हम इसमें थोड़ी स्पेस रखना चाहेंगे। वेरिएबल तो क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस तरह से रहे, इंट रोल नंबर। ये लगना चाहिए कि ये रोल नंबर है, रोल नो ये एक साथ नहीं लगना चाहिए। तो इसको हम कंपाइल करते हैं। इसमें एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि हमारे पास जो और एक रूल है कि अगर हमारे पास मल्टी वर्ड
वेरिएबल है, दैट मीन्स कोई वेरिएबल हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल वर्ड है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम उसमें स्पेस नहीं डाल सकते, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो सीधे ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो फिर सिंगल वर्ड हो गया, ये मल्टीपल वर्ड वो नहीं हुआ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से डैश डालोगे, इसको अंडरस्कोर नहीं कहते हैं, ये माइनस का जो साइन है ये अंडरस्कोर नहीं है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर इसी की को फिर से प्रेस करेंगे, तो बी नीचे जो आ जाता है डैश, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो अब देखते हैं कि जो ये रोल नंबर लिखा जिसको हमने कनेक्ट किया अंडरस्कोर के थ्रू, ये अब कोई एरर देगा कि नहीं। Alt F9, अब एरर नहीं आ रहा है। तो ये सीखने वाली चीजें हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद कैसे रहेगा, क्योंकि इसको जो प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे हमें फिर हमेशा याद रहेगा कि इस तरह कहाँ पे कौन से एरर्स आते हैं, वेरिएबल्स को हमें किस तरह से क्रिएट करना है। और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा आप आराम से लिख सकते हो, सिर्फ एक बार आपको वो पॉइंट्स देखने हैं, रिवाइज करना है, आपको हमेशा याद आएगा कि कहाँ पे क्या है। तो ये रूल भी हमें यहाँ पे जस्टिफाई किया कि हाँ ये रूल भी करेक्ट है, या इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं Alt F9, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब इसको करते हैं कंट्रोल F9। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है कि हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम इसको अल्फाबेट से हमेशा स्टार्ट करना है, या डिजिट से हम कभी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अंडरस्कोर है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड जो होंगे वेरिएबल के नाम में उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन ईदर अ वेरिएबल नेम कैन ईदर स्टार्ट यूजिंग अल्फाबेट्स एज वेल एज अंडरस्कोर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा जो वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है और वेरिएबल में किस तरह से वेरिएबल में कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू देना चाहेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल इंट एज, सिंपल सा एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका हमने नाम रखा एज। तो अब हम इसके बाद इस वेरिएबल में जो डिनोट करता है किसी मेमोरी लोकेशन को, इसमें हम कोई वैल्यू डालना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालूंगा इसमें वैल्यू एज इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के एक सेकंड एंड हाँ, इसमें अब एज मैंने डाल दी दैट इज 20। अब यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड में इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। Alt F, इसको मैं सेव कर देता हूँ फिर से। इसके बाद Alt F क्विट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे बैठा था मैं एक जगह, लेकिन सिग्नल यहाँ बहुत वीक है। मैं फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन C++। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोग्राम सेगमेंट है जो अभी हमने लिखा। आज मैं साथ साथ इसको सेव कर रहा हूँ। तो साथ साथ सेव करने से फायदा क्या है, जो भी कंटेंट्स है वो इरेज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो लिखा है एज इज इक्वल टू 20। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम एज है, और एज के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक वैल्यू डाला है दैट इज 20। अब मैं चाहता हूं कि इस एज के अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे डिस्प्ले करना है। ये इंपॉर्टेंट, जब आपने ये भी सीख लिया ना कि वैल्यूज कैसे डिस्प्ले करते हैं और मैसेजेस कैसे डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद हमें सीखना है कि इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से। दैट मीन्स आपका जो सिलेबस है ना उसको आपने कवर कर लिया, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से फिर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस 20 को किस तरह मुझे डिस्प्ले करना है। हमने देखा है कि एक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट फिर डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं। अब हम इसी डबल कोट्स के अंदर इस एज को डाल देते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर इसके अंदर मैं इस तरह से लिखूंगा ना एज, ऊपर भी एज है AG, यहाँ पे भी मैंने एज लिखा लेकिन डबल कोट्स में मैंने एज लिखा। जब मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ ना, चाहे किसी वेरिएबल का नाम भी हो,
लेकिन उस वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर वो वेरिएबल नहीं माना जाता है। डबल कोट्स के अंदर हमेशा ट्रीट होता है कि इसके अंदर जो भी है दैट इज ए स्ट्रिंग एंड दैट इज डायरेक्टली टू बी डिस्प्लेड। उसमें ये कभी नहीं देखा जाएगा कि उसका कुछ वैल्यू है या वो कहीं पे वेरिएबल का नाम तो नहीं है। डबल कोट्स के अंदर जो भी है दैट इज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट बैकस्लैश कैरेक्टर, जैसे बैकस्लैश एन की अलग से एक काम होता है उसका नई लाइन पे बाकी कंटेंट्स को डिस्प्ले करना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में डायरेक्टली एज आ जाएगा, उसका वैल्यू नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो आपको सीधे वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, तभी इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए वेरिएबल। अगर उसी की स्पेलिंग आप डबल कोट्स के अंदर रख रहे हो तब वो उस वेरिएबल को वहां से वो उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं आपको, जब हम सी आउट फिर आउटपुट ऑपरेटर जिसको रिप्रेजेंट करता है लेस देन उसके बाद डबल कोट्स में आपने एज लिखा तो एज ही वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ऑल्ट F9, वार्निंग एक है, एक सेकंड, असाइनमेंट वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, कोई बात नहीं, हमें वार्निंग कुछ नहीं करेगी। ऑल्ट F2, इसको मैं साथ साथ सेव करता हूँ। हाँ, कंट्रोल F9, ये देखिए यहाँ पे एज सीधे डिस्प्ले हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम क्या चाहते थे कि इसके कंटेंट्स, इसके अंदर जो 20 है उसको डिस्प्ले करना है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब हम देखेंगे गलती कहाँ पे हुई, हमने इसको डबल कोट्स में रखा। दैट मीन्स जहां पे आप कोई वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो उस वेरिएबल को डबल कोट्स में रखना नहीं है। अगर हम उसको डबल कोट्स में रखेंगे तो उसको फिर ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए वेरिएबल। अब देखिए, अब हमने लिखा सीधी सी आउट और उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर, अब एज, क्योंकि अब तक मैंने आपको बोला था सारा डबल कोट्स में रखना है, तो आप सोचते ये भी डबल कोट्स में रखना है, इसलिए मैंने वो कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दिया कि हम वेरिएबल्स को डबल कोट्स में नहीं रखते हैं, चाहे उनको वैल्यू असाइन करना हो, चाहे उनको प्रिंट करना हो, चाहे उनको डिस्प्ले कराना हो। अब हम इसको देखते हैं, इसको मैं फिर से सेव करता हूँ ऑल्ट F2, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ ऑल्ट F9, ये देख लीजिए आप, इसमें कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब देखिए, आप एक चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अब वार्निंग भी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि अब हमने एज को जो 20 वैल्यू दी है अब हम उसको यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले में यूज कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन में अगर हम यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं बोल रहा है कि आपने एज को यूज ही नहीं किया। अदरवाइज इसको लग रहा था कि एज को खामखा मेमोरी इसने एलोकेट की है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, फायदा क्या है? तो अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं हमारे रिजल्ट में क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया अब हमें 20। तो दैट मीन्स अगर मेमोरी लोकेशन के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है एज, वो लिंक हो गया एक मेमोरी लोकेशन के साथ, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू हमने स्टोर किया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 20, अब हमने डिस्प्ले उसको किया, तो जब हम वेरिएबल को डिस्प्ले कराते हैं तो उसका वैल्यू डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपने देखा एक वेरिएबल को किस तरह से वैल्यू एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमने इसको 20 किया है, हम इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम कोडिंग में इस वक्त इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको देंगे 35 अब वैल्यू। तो अब देखते हैं अब इसमें जो चेंज हमने की है आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या नहीं। Alt F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब 35 आ रहा है। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से एक वेरिएबल किया जाता है, उसमें उसको क्रिएट करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं और उसको किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं हम कोई वैल्यू। तो लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने पढ़ा है हम डिक्लेरेशन के वक्त एक तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और उस वेरिएबल का नाम, जैसे हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिखा है और उस वेरिएबल का नाम लिखा है एज, तो ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेयर करते वक्त हमने इसको वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू बाद में हम दे सकते हैं, चाहे देना चाहिए या ना देना चाहिए। यहाँ पे हमने फिर वैल्यू उसको 35 दिया, या इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये कंपाइलर को बोलता है कि इसके एज के अंदर इंटीजर टाइप डेटा स्टोर रहेगा और इसके लिए आप 2 बाइट्स एलोकेट कर दो। लेकिन जो असाइनमेंट का मतलब है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो मतलब है, पहले फिर से एक बार बता दूं, ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है इंट एज, ये है डिक्लेरेशन, और एज इज इक्वल टू 35 वाला जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, असाइन करते हैं एज को वैल्यू 35। लेकिन जो
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, उसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम इसको वैल्यू दें या ना दें वो बाद की बात है, लेकिन इसको क्रिएट करते वक्त हम यहाँ पे उसी टाइम वैल्यू इनिशियल वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 24। तो इसी स्टेटमेंट में जिसमें हम एज को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट में उसको हम वैल्यू भी दे रहे हैं, इनिशियल वैल्यू 24। इस प्रोसेस को, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी नोट्स पे लिखा हुआ है। हम देखेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। मैं इसको पहले कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो यहाँ पे 25 आ गया। तो यह ऐसे आपने सीखा कि हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त उसी वक्त उसको किस तरह से वैल्यू भी एलोकेट कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे और एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा देखा, अब हम सीखते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट मार्क्स, हम लिखते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू 76.87। तो ये और एक स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पे, जिसमें हमने और एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन हमने इसका डेटा टाइप रखा फ्लोट। हमें पता है कि फ्लोट डेटा टाइप के थ्रू जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रियल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जिनका फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो इसके बाद हम चाहे इस स्टेटमेंट के बाद या इस स्टेटमेंट से पहले, हमारी मर्जी है कि स्टेटमेंट को पहले हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ। हाँ, इसके बाद और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ सी आउट। अब आपको याद रहना चाहिए कि इस जब भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हम सीधे वेरिएबल को लिखते हैं, उसको डबल कोट्स में हम नहीं रखते हैं, परसेंटेज। हाँ, तो अब देखते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा विदाउट स्पेस। वो हम देखेंगे, उसको बाद में करेक्ट करेंगे, लेकिन पहले अब देखिए इसका क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 24। उसके बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 76.87। तो हम देखेंगे Alt F9 एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला, कंट्रोल F9। ये देखिए 24 76.870003। इसको मैं वापस एंटर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो हम क्या करना चाहेंगे, ये एक ही लाइन में हमें नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब स्ट्रिंग हम यूज करते हैं उसमें डबल कोट्स में \n हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बिना भी एक है जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। तो उस मैनिपुलेटर को, बहुत सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, टेक्स्ट मैनिपुलेटर्स, जो स्क्रीन में आउटपुट को अलग अलग तरीके से सजाने के लिए, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। एक मैनिपुलेटर है उनमें से जिसको हम बोलते हैं AND-L, वो हम सी आउट के साथ यूज करते हैं। सी आउट मैंने लिखा, आउट ऑफ ऑपरेटर, अब मैं लिखूंगा AND-L। ये आपको क्वेश्चन में भी है एक जगह, तो यहाँ से आप इसको याद रखोगे। हमने क्या लिखा, सी आउट एज, एज का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, सी आउट AND-L। तो इससे क्या हो जाएगा, AND-L स्टैंड्स फॉर एंड लाइन। दैट मीन्स अब जो इस लाइन में डिस्प्ले हो गया है, अब इसमें और कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, जो उसके बाद डिस्प्ले होना है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो ये सेम वैसे ही है जैसे \n काम करता है। इसके बाद सी आउट परसेंटेज, जिसमें हमने वैल्यू दिया है 76.87, इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखता हूँ, बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों हो रहा है, A2। इसको हम करते हैं अब कंपाइल, अब इसको रन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 24 आ गया और 76.82, दैट मीन्स हमें वो वैल्यू भी डिस्प्ले हो गया, इंटीजर वैल्यू, और हमें रियल नंबर जो दूसरा था फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, वो भी डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरह से जितने भी वैल्यूज आपको डिस्प्ले कराने होंगे, आप उनको डिस्प्ले करा सकते हो यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट्स, लेकिन इनको डबल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं है। हमने कोई मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं की,